गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक है, ये हिस्ट्री की पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। समझ गए। आज अध्याय 7 पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में पिछली क्लासों में हम लोगों ने क्लास अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 पढ़ रखा है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो स्टूडेंट नए होंगे तो वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे, उन्हें ये प्राप्त हो जाएगा कि क्लास अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 का जो है लिंक है मैंने डाल रखा है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 6 का एक फोल्डर बना हुआ है। उस क्लास 6 के फोल्डर में आप देखेंगे तो हमारे अतीत से संबंधित जो चैप्टर हैं वो पढ़े हुए हैं। तो आते हैं, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 7 के विषय में। अध्याय 7 का जो नाम है ये है अशोक एक अनोखा सम्राट। इसमें किसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के विषय में। यह कह रहा है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर का नाम बिल्कुल याद रखेंगे, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अशोक के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। किसके विषय में? अशोक के विषय में। आप सभी लोगों ने अशोक के विषय में कुछ न कुछ सुना तो जरूर ही होगा। अब देखें, रोशन के रुपये। देखिए, जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? अब देखें, अब यहीं से शुरू होता है यह चैप्टर। देखें, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पढ़ा था, जनपद पढ़ा और महाजनपद पढ़ा। अब ये सभी छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयाँ हुआ करती थी। अब अशोक के काल में, महाजनपद के बाद जो काल आता है, इस काल में साम्राज्य का निर्माण हुआ। ये सभी महाजनपद एक में मिला लिए गए। एक शक्तिशाली शासक ने अधिकतम महाजनपदों को मिलाकर साम्राज्य का निर्माण किया। अब देखिए किस तरह से इन साम्राज्यों का निर्माण होता है। अब देखें, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। कहाँ पे है? तो जो हमारे रुपयों पर जो शेर की आकृति मिलती है, तो ये शेर की आकृति हमने कहाँ से प्राप्त किया है? तो ये सारनाथ के एक स्तंभ पर लगाई गई है। वहीं से हमने इन 4 शेरों को ले रखा है। विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुम अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। जैसे सारनाथ के विषय में आप जान ही गए हैं। पिछली क्लासों में जब हम अध्याय 6 में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास है। यहीं पर एक स्तंभ बना हुआ है पत्थर का और उस पर इन 4 शेरों की आकृति बनाकर लगा दी गई है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहती हैं। क्लियर हुआ? हम अभी ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो राज्य हैं इन्हें हम साम्राज्य क्यों कहते हैं। इसके बाद से हम देखेंगे कि इन अभिलेखों में क्या उत्कीर्ण किया गया है। तो पहले हम क्या समझेंगे कि इन राज्यों को हम साम्राज्य क्यों कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें कि
अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा, अशोक जिस साम्राज्य पर राज्य करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे अशोक के दादा कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? लगभग 2300 साल पहले। 2300 साल पहले कहने का मतलब कितना? तो लगभग 300 BC में, क्योंकि ये साल की गणना हम कहाँ से कर रहे हैं? 2000 से। तो 2000 से तो 2000 ईस्वी इधर हुआ और बैक में 300 जाएंगे, मैंने BC में 300 जाएंगे, तो 300 BC में ये चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य किया था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य या कौटिल्य के नाम के एक विद्वान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में की किताब में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दें, चाणक्य की सहायता बड़े साम्राज्य निर्माण करने में किसने की थी? चंद्रगुप्त की सहायता बड़े साम्राज्य निर्माण करने के लिए किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। और चाणक्य की कई सारी बातें कहाँ मिलती हैं? अर्थशास्त्र में। इस अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन? तो चाणक्य है। चाणक्य कई नामों से इतिहास में जाने जाते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये दो नाम यहाँ दिए हुए हैं। एक एक्स्ट्रा नाम आप याद रखेंगे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। क्लियर? यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे यहाँ वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, याद रखेंगे ये। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, पुत्र है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। क्लियर हो गया कि मौर्य वंश में 3 शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान से सुने, कॉपी पेन लेकर कुछ नोट करते रहें, ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको मैं हाईलाइट करता रहूँगा। अब देखें, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, कई सारे नगरों को मिलकर ये साम्राज्य का निर्माण हुआ था। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। नीचे एक मानचित्र बना हुआ है, वहाँ हम चलेंगे, वहाँ हम देखेंगे जो काले पॉइंट से इंडिकेट किए गए हैं वो सब जो हैं वो अशोक के काल के, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के, बिंदुसार के काल में बने हुए नगर हैं दिखाए। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन। अब देखें कि ये जो साम्राज्य अशोक का था, इस साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और भी कई सारे साम्राज्य हुआ करते थे जिनकी राजधानी उज्जैन, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। तक्षशिला जैसे नगर मुख्य थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते होंगे। नगरों में कौन रहता होगा? व्यापारी रहते होंगे, सरकारी अधिकारी रहते होंगे, ठीक है, या शिल्पकार रहते होंगे। बात समझ में आई? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखें, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ज़्यादातर कैसे गांव बसे हुए थे? किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, देखेंगे साम्राज्य के जो अलग अलग इलाके थे वहाँ पर लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब ये टॉपिक आप लोगों ने समझ लिया। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसके विषय में अब पढ़ेंगे। इसके पहले हम इस
मानचित्र का अध्ययन कर लेते हैं। इस मानचित्र के विषय में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। कई सारी क्लासों में हमने, जो पिछली क्लासें थी उसमें हमने आपको नदियों के विषय में समझाया था कि ये नदी कौन सी नदी है, ये नदी कौन सी है। इस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया था, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तो अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए, ध्यान से देखें। ये कुछ मैप है, आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखें कि इसमें जो काले पॉइंट से दिखाए गए हैं, ये काले पॉइंट वाले सभी क्या हैं? तो ये काले पॉइंट वाले अशोक के काल के, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के, बिंदुसार के काल के, ये सभी नगर हैं। जैसे तक्षशिला, ये तक्षशिला कहाँ है? बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो पाकिस्तान में है। और किन दो नदियों के बीच तक्षशिला स्थित है? तो सिंधु नदी और यह सिंधु और झेलम के बीच ये शहर स्थित है। ये सिंधु नदी है और इधर से झेलम आ रही है। सिंधु और झेलम के बीच यह तक्षशिला शहर है। इसमें आपने देखा कि ये उत्तर पश्चिम से व्यापार करने के लिए, व्यापारिक मार्गों से भारत को जोड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखें, ये कुछ जो लाल कलर दिख रहे हैं, ये अशोक के अभिलेख हैं। ये वैसे स्थल हैं जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। देखें, ये कंधार है, कंधार से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये कंधार कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। इसके बाद है लंपक, लंपक से भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी से मनसेहरा, मनसेहरा से, तक्षशिला से अशोक के अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये है कालसी, कालसी ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड से भी अशोक के बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये है मेरठ, मेरठ से भी अशोक के बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये है टोपरा, टोपरा से भी अशोक के बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब देखें, यहाँ देखेंगे आप, ये है लुम्बिनी, लुम्बिनी से भी अशोक के बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये लुम्बिनी कहाँ है? ये लुम्बिनी आप जान रहे हैं कि नेपाल के तराई में है। अब आगे देखते हैं कुछ अन्य शहरों के विषय में। अब देखें कि ये है रामपुरवा, रामपुरवा से भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, चंपारण जिले में है। ये है लौरिया अरेराज, ये भी बिहार में है, चंपारण में है। उसके बाद से ये पाटलिपुत्र नगर है, क्योंकि ब्लैक से जो दिखाए गए हैं वो नगर हैं उस काल के, पाटलिपुत्र। ये है उज्जैन, क्लियर हुआ, ये मध्य प्रदेश में है। ये है सांची, यहाँ से अशोक के काल के जो है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया स्तूप मिला है। ये है रूपनाथ, कौशाम्बी, गुर्जरा, यही अभिलेख है गुर्जरा का, जिस अभिलेख में पहली बार क्या प्राप्त हुआ था? अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ था। अभी इसके बाद ये है इलाहाबाद, ये है सोपारा, यहाँ से भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये सन्नाती, ये भी कहाँ है? सोपारा महाराष्ट्र में है। सन्नाती भी महाराष्ट्र में है। यह है कलिंग, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। ये दो महत्वपूर्ण स्थल थे कलिंग के, धौली और जौगढ़। इन दोनों जगह से भी अशोककालीन अभिलेख मिले हैं। इसके बाद देखिए कुछ अन्य देखते हैं। ये है मस्की, ये मस्की से भी अभिलेख मिले हैं। ये मस्की है, मस्की कर्नाटक में है। येरागुड्डी से भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। ब्रह्मगिरी से अशोक के अभिलेख मिले हैं। इन सभी स्थलों पर एक बार आप गौर से ध्यान देंगे, इसको याद करेंगे, मैप से ही आप इस काम को करें। आपने देख लिया। अब इस मैप को मुझे विश्वास है कि आप बहुत सारे मैप समझ गए होंगे। जो नगर हैं उस काल के, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, इन नगरों को भी आपने याद किया और उन स्थलों को भी आपने देखा जहाँ से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हो रहे थे। अब हम देखेंगे राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न हैं। यहाँ ये समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य जो हैं ये साम्राज्य से किस तरह से भिन्न हैं। तो देखें, चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। क्लियर हुआ? सामान्य अर्थ में राज्य साम्राज्य से किस तरह से अलग हैं कि
साम्राज्य जो हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं, उनके पास विशाल सेना होती है। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। अब विशाल सेना रखेंगे तो सेना पर खर्च करने के लिए कई सारे संसाधन चाहिए, उनको खिलाने के लिए भोजन चाहिए, वेतन देने के लिए पैसा चाहिए। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। अब कर जब शासक वसूल करेगा, कर इकट्ठा करेगा, तभी तो वो सेना के रखरखाव पे खर्च करेगा, भोजन के लिए खर्च करेगा, वेतन पर खर्च करेगा। तो बड़ी सेना रखता है, साथ ही साथ वो बहुत सारे कर अधिकारियों को रखता है। ये बात समझ गए कि राज्य से साम्राज्य कैसे अलग है। अब यहाँ पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। अब देखेंगे कि जो साम्राज्य थे इनका प्रशासन कैसे चलता था। क्लियर हुआ? तो देखें, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कैसे? जो पाटलिपुत्र शहर था, जो राजधानी हुआ करता था मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र और आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। अब देखें कि ये उस काल के जो सूचना देने वाले अधिकारी थे, संदेशवाहक जिसे कहती हैं, या बहुत सारे जासूस थे राजा के, वो अधिकारियों पर नज़र रखते थे कि ये अपना कार्य सही रूप से कर रहे हैं या नहीं, या कार्य करने में कोताही बरत रहे हैं। यदि ऐसा करते हैं तो वो राजा को इसकी सूचना देते थे, नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट का जो सम्राट था, जो राज परिवार के वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाया जाता था। बात समझ गए कि मौर्य प्रशासन कई छोटी छोटी इकाइयों में बना हुआ था। प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांतों का निर्माण किया गया था। इन प्रांतों का जो है शासक राज्यपाल या गवर्नर कहलाता था, राज्यपाल की तरह होता था। और यह जो है अक्सर इस क्षेत्र के शासक कौन होते थे? तो राजकुमार होते थे। कौन होते थे? राजकुमार। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। बात समझ में आई कि इन जगहों पर जहाँ शासन होता था, यहाँ पर अक्सर स्थानीय परंपराओं को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। प्रादेशिक क्षेत्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आगमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? उत्तर पश्चिम से कंबल प्राप्त होता था, दक्षिण भारत से सोना कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, अब नजराना क्या है इसके विषय में थोड़ा समझ लें। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब
भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब देखिए, नजराना और कर में क्या अंतर था। कर नियमित लिया जाता था, लेकिन नजराना कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर लिया जाता था। इसकी कोई नियम जो है रेगुलरिटी नहीं थी, इसमें अनियमितता होती थी नजराना में। और नजराना अक्सर क्या लिया जाता था, तो नजराने के रूप में एक कुछ कोई ना कोई वस्तु ली जाती थी और वह नजराना देने वाले की स्वेच्छा पर निर्भर होता था। अब यहाँ देखिए, राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बिल्कुल याद रखें, आपसे यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यह पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्लियर हुआ। मेगास्थनीज ने, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत नहीं है। ये किसका राजदूत है, तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। यह सेल्यूकस निकेटर कौन है, तो थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। यह सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का जो है प्रतिनिधि, सिकंदर द्वारा जो राज्य जीते गए थे उन राज्यों का जो है प्रतिनिधि जो है बनाकर सिकंदर एक एक व्यक्तियों को रख दिया था। तो यह सिकंदर का प्रतिनिधि है। सिकंदर ने इसे जो है पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों का शासक बनाया है। अब देखिए, यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब देखें, ये जो आप पढ़ रहे हैं किसके कथन है, तो ये जो पढ़ रहे हैं ये कथन है मेगास्थनीज के। मेगास्थनीज इन सारी बातों को कह रहा है कि बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कभी कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। ये पूरा कथन किसके विषय में है, मौर्य सम्राटों के विषय में है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में है। और यह कथन किसका है, तो ये मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं। अब देखें, ये पूरी कि शासक कैसे रहते हैं इसके विषय में बताया कि कभी कभी जब जनता से मिलने जाते हैं तो एक शोभा यात्रा से निकलती है। अलग अलग अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी पर्सनल सुरक्षा में जो है हथियार बंद महिलाएं चारों तरफ से जो है सम्राट को घेरे रहती हैं। एक व्यक्ति कुछ पेड़ों को लेकर चलता है, उस पर कुछ तोते होते हैं और ये तोते सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहती हैं। अब आगे देखें, आगे है कि और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। अब पटना के बारे में पाटलिपुत्र, उस समय इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो पाटलिपुत्र के विषय में मेगास्थनीज अपनी इंडिका में क्या कहते हैं सुने। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र, ये बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, इससे काफ़ी प्रश्न हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहता है मेगास्थनीज कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। प्राचीर का अर्थ होता है कि चहर दीवारी से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज हैं।
कितने बुर्ज हैं? अलग अलग, यानी सैनिकों के बैठने के लिए ऊपर आपने देखा होगा कि सैनिक उस पर बैठकर चारों तरफ नजर रखते हैं। तो 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार हैं, 64 इसमें द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ियों और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। क्या कहता है? 2 या 3 मंजिल घर लकड़ियों और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल, कहता है कि राजा का महल भी काठ से बना हुआ है। राजा का महल किससे बना हुआ है? तो काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? ये प्रश्न आप लोगों से है। आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल सीरियस होकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रश्न को लिखने से आपके क्या होंगे? विचार, आपके रिटन स्किल, राइटिंग स्किल बढ़ेगा। इसलिए सोचने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। क्या आपने इस चैप्टर से सीखा ये भी पता चलेगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट, आप सभी जो भी लोग सुन रहे हैं, ये सभी इस प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? ये पूरा स्टेटमेंट हमने अभी तक जो पढ़ा, ये स्टेटमेंट किसका था? ये सभी बातें मेगास्थनीज कहते हैं। मेगास्थनीज किसके राजदूत हैं? तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के राजदूत हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हैं, और ये सभी बातें वो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बता रहे हैं। देखिए, और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी, अब देखें कंटिन्यू कर, काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अब देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट। अब अशोक के विषय में हम पढ़ेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था, इसके विषय में देखें। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे से पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, भारतीय इतिहास में अशोक पहला शासक है जिसने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की। अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए उसने अभिलेख लिखवाए। इसके पहले कोई भी शासक, भारतीय इतिहास का कोई भी शासक अभिलेख नहीं लिखवाता है। अभिलेख द्वारा जनता को संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत में। और किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। समझ में आ गया होगा। अब इस कलिंग युद्ध पर हम इसके बाद आते हैं, पहले इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे, इसको भी पढ़ने, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखें कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, अपने एक अभिलेख में अशोक ने बताया है कि, अब देखें, अशोक ने अपने बृहद शिलालेख 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा करता है। उसी की कुछ बातें यहाँ दी गई है, पढ़ते हैं और देखते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बताया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध किया। बिल्कुल ध्यान दें, अशोक कहता है इस अभिलेख में कि मैंने राजा बनने के 8वें वर्ष, किस वर्ष? 8वें वर्ष हमने कलिंग युद्ध लड़ा है। क्लियर हुआ? कितने वर्ष बाद? तो राजा शासक बनने के 8वें वर्ष, ये अशोक स्वयं कह रहा है, शासक बनने के 8वें वर्ष हमने कलिंग युद्ध लड़ा। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध लड़ा और इस युद्ध में हमारी विजय हुई। लगभग 1.5 लाख लोग, अब देखें कितना, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। अशोक कहता है कि कितने लोग मारे गए? 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस घटना से अशोक काफ़ी
क्षुब्ध होता है, काफ़ी दुखी होता है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। कहा कि जब किसी भी स्वतंत्र देश को जीता जाता है, उस प्रक्रिया में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। अब इन बातों से अशोक काफ़ी दुखी है। अब देखें आगे क्या कहता है। कहता है अशोक कि जो लोग अपने सगे संबंधियों कहता है कि जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। कहता है अशोक इस अभिलेख में, 13वें अभिलेख में कहता है कि हमने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग विजय की। इस विजय में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए। इस घटना से मैं काफ़ी दुखी हुआ और मैंने सोचा कि जब भी कोई देश क्षेत्र विजित किया जाता है, वहाँ पर ब्राह्मणों श्रमणों की हत्या होती है, जनता की हत्या होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे पश्चाताप कर रहा है अशोक। और इसके बाद उसने अब कहता है कि अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों की को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। कहता है कि अब मैं धम्म का पालन करूँगा और दूसरों को यह शिक्षा दूंगा कि युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। कहता है कि अशोक कहता है कि मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से यदि किसी का दिल जीतना बलपूर्वक उसके दिल पर उस पर विजय पाने से कहीं अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। यह इस अभिलेख में कहता है कि मैंने यह अभिलेख इसलिए लिखवाया है कि मेरे बाद आने वाली हमारी संतानें भी युद्ध न करें, क्योंकि युद्ध से जो है विनाश ही होता है, किसी सृजनात्मक कार्य नहीं होता है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। अब आपको ये बताना है आप लोगों को कि कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, ये आप जान ही रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, आप सॉल्व करेंगे किस तरह से इसका परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे अशोक का कलिंग युद्ध। क्लियर। देखें कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग कहाँ? कलिंग अभी मैं जब आप दिखा रहे थे तो मैंने कलिंग प्रदेश दिखाया और कलिंग प्रदेश में 2 प्लेस भी दिखाए, धौली और जौगढ़, जहाँ अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। अब देखें कलिंग के विषय में हम यहाँ कुछ पढ़ते हैं कि कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ संख्या 68 देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। अशोक ने लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखें यहाँ अशोक का धम्म क्या था। अब ये समझें कि अशोक जिस धम्म की बात कर रहा है कि अब मैं
धम्म के विचारों का प्रचार करूंगा। तो अशोक का धम्म क्या है? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जामों में कि अशोक के धम्म को, मेंस में अक्सर जाएंगे तो पूछता है अशोक के धम्म को समझाएं। तो बिल्कुल इसको आराम से समझें। इसी तरह से अगर आप मेंस राइटिंग करते हैं तो आपको बेटर होगा। थोड़ा सा क्लास 6 और फिर अगली एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे 12 की एनसीईआरटी, इन दोनों को मिलाकर यदि आप इस प्रश्न का आंसर देते हैं तो बेटर होगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे कि ऐसी कई समस्याएं थी, जिनके लिए उनमें संवेदना थी, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा दें। बिल्कुल ध्यान दें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। धम्म महामात्र, अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों का कार्य क्या था? जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा लोगों को दें। ठीक है, अब देखें आगे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे। क्लियर हुआ? अशोक ने कहाँ कहाँ दूत भेजा अपने धम्म के प्रचार के लिए? सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में उसने इस धम्म के प्रचार के लिए जो है अपने दूत भेजे। अब देखें यहाँ पे कि उन्होंने सड़कें बनाई, सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए। अब अशोक के विषय में देखें कि क्या क्या कार्य करता है। सड़क बनवाता है, कुआं खुदवाता है और विश्राम गृह बनवाता है। क्या करता है अशोक? विश्राम गृह बनवाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। चिकित्सा के लिए वह अस्पताल खुदवाता है। क्या किया? सड़क बनवाया, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनाए, मनुष्य और जानवरों के लिए अस्पताल का निर्माण कराया। अब यहाँ पर अशोक एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में दिखता है। वह जनता के अधिक कल्याण के लिए ही उसने सड़कों का निर्माण कराया है, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए हैं, मनुष्यों और जानवरों के लिए उसने अस्पताल का निर्माण कराया है। अशोक यहाँ पर बिल्कुल आधुनिक शासकों की तरह दिखता है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के ये कुछ संदेश हैं। अब देखेंगे कि ये भी पढ़ें हम कि प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिए हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह का अनुष्ठान करते हैं। देखिए, कहता है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश है कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं,
कहता है कि जब वो बीमार होते हैं तो अनुष्ठान करते हैं कि ठीक हो जाएं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है तब अनुष्ठान करते हैं, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब अनुष्ठान करते हैं, तब ये तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इस अब कर्मकांडों का निंदा करता है यहाँ अशोक। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, इधर देखें, ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। कहता है अशोक, देखिए अशोक का जो धम्म है वह मानवतावाद पर आधारित है। अशोक कहता है कि जो बड़े बड़े आप अनुष्ठान करते हैं, बीमार होने पर कि ठीक हो जाए अनुष्ठान करते हैं, मृत्यु के समय अनुष्ठान करते हैं, विवाह के समय अनुष्ठान करते हैं, बच्चे के जन्म पर अनुष्ठान करते हैं, बच्चे के विवाह पर अनुष्ठान करते हैं, तो ये जो है जो आप फिजूल खर्च कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप दूसरा उपाय अपनाएं। ये उपाय क्या कहता है, अपने दासों, कहता है कि अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। कहता है कि ये जो कर्मकांड आप बड़े बड़े कर रहे हैं, इससे बेटर तो ये होगा कि आप दास दासियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें और ब्राह्मण और श्रमणों को दान दें। बात समझ में आई? अब आगे देखें। अब कहता है अशोक कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। अशोक कहता है कि आप किसी भी धर्म, किसी भी पाषंड को मानने वाले हैं तो आप अपने धर्म की न प्रशंसा करें और न दूसरे की धर्म की निंदा करें। यदि आप अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और दूसरे की धर्म की निंदा करते हैं, यह दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। अशोक कहता है, देखिए कितना बड़ा और कितनी बृहद सोच का शासक है यह। आज से लगभग 2300 साल वर्ष पहले कहता है कि सभी धर्मों को एक दूसरे के धर्मों की बुराई नहीं करनी चाहिए। धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं तो यह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कहता है यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्लियर हुआ? इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आपको प्रत्येक धर्म, किसी भी धर्म का, कि यदि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति है, उस धर्म के व्यक्ति के उसके धर्म का सम्मान करना चाहिए, उसके धर्म की प्रशंसा करनी चाहिए, प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उस धर्म का आदर करना चाहिए। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अब ये कुछ कथन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अशोक के विषय में कि अशोक के धर्मादेश जो हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते और समझते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए, अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। आप सब लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। अशोक के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों का बताएं जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताएं जो आज प्रासंगिक हैं। बिल्कुल ये इस पर ध्यान देंगे और इस प्रश्न पर आप गहन मंथन करके लिखने का प्रयास करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आपकी दृष्टि और विचार, आपकी लेखन शैली को दोनों को बदल देगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले
2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। ये हर 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए हुए थे। आपने देखा कि 500 से अधिक जो है बुर्ज किसके चरदीवारी दीवार पर लगा हुआ था, तो पर किसके परकोटे पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए थे। पड़ोसी देशों के लिए अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था, कैसे बतलाएं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे भी आप 150 शब्दों में लिखें कि पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, बताएं। देखें यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिसे हल करने का प्रयास किया करते हैं। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। अब एक सूची बनाना है कि मौर्य साम्राज्य के विभिन्न कौन कौन से काम धंधे थे जिसमें लोग लगे हुए थे। अब इसमें भरना है आपको। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी वसूलते थे, वहाँ अधिकारी टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। प्रांतों के राज्यपाल गवर्नर के रूप में राजकुमारों को भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण अवर पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण साधनों का निर्माण और जो है शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को कर दिया करते थे। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत हैं। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, गलत है। उज्जैन उत्तर दक्षिण के आवागमन के मार्ग पर था, तो यह क्या हुआ, यह गलत हो गया। इसके बाद से आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, बिल्कुल सही है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे। इसके बाद चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं, ये सत्य है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, ये गलत है, ये उड़ीसा का नाम है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ये वही सत्य है, आपने पढ़ा था। अब कह रहा है उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते थे। ये बिल्कुल सोचिए आपकी वो कौन सी समस्याएं थी जिनका समाधान अशोक अपने धम्म द्वारा करना चाहते थे। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया, ये बिल्कुल आप इस प्रश्न को भी बनाएं। तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताएं। इस प्रश्न को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर आपसे नहीं होता है तो आप नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करके भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये कुछ करके सीखने की बातें हैं। अब देखें, ये मानचित्र हैं। अब देखें अशोक की आगे की बातें। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन किसका अधिकार रहा? हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ
राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजय नहीं मिल गई। शासकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के लोग के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कौरव तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना न हो गई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वकाट वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों ने के 2 बड़े राज्यों की स्थापना की। इसके अलावा और कई अन्य राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिसमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुए। ये सारी बातें हम साथ हो रही थी। ये सारी बातें साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। अब ये सारी बातें जो है, कई सारे परिवर्तन हो रहे थे। इन सारी बातों के विषय में हम जो है इस पुस्तक को जो पढ़ेंगे तो इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए ये पढ़ेंगे। अब थोड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? तो 2300 साल पहले। बिल्कुल याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले। उपयोगी शब्द: साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म, ये सभी इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। अब देखेंगे, अब ये जो देख रहे हैं ये प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षर हैं जिसके विषय में बताया गया है कि ये अक्षर किस चीज़ को डिनोट करते हैं। अब देखेंगे, ये चित्र आपने देखा होगा। यह चित्र जो है एक महत्वपूर्ण चित्र है। यह चित्र जो है एक अशोक के एक स्तंभ अभिलेख पर है और यह सांड का चित्र बना हुआ है। क्लियर हुआ? अब आगे देखें, इसके विषय में थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा, कहाँ पे है? बिहार के रामपुरवा। याद रखेंगे कि बिहार के रामपुरवा में है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अशोक के किस स्तंभ पर सांड की आकृति बनी हुई है और यह स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रामपुरवा से। रामपुरवा कहाँ है? बिहार में मिले हैं। मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये कहाँ पे है अभी? तो राष्ट्रपति भवन में है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। क्लियर हुआ? ये मौर्यकालीन अशोक ने एक स्तंभ पर एक सांड की आकृति बनाई और यह स्तंभ कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह स्तंभ बिहार के रामपुरवा से प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है।
इसमें और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यदि छूट गई है तो उस पर ध्यान देंगे। ये मैप आप समझ चुके हैं, मुझे विश्वास है कि मैप आप समझ गए होंगे। एक बार और मैप पर मैं फोकस कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखेंगे कि ये सारे जो लाल बिंदी दिए गए हैं, तो ये लाल से जो डिनोट किया गया है, इस सभी जगहों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये है कंधार, यहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। ये है लंपक, यहाँ से अशोक के अभिलेख। ये है मनसेहरा, ये शहबाजगढ़ी, ये तक्षशिला, ये सभी स्थलों से अशोक के अभिलेख मिले हैं। तक्षशिला उस समय का प्रसिद्ध नगर हुआ करता था। ये ब्लैक जो बिंदी जहाँ दिए गए हैं, ये उस काल के प्रसिद्ध नगर हैं, जैसे तक्षशिला, उज्जैन के विषय में जान ही रहे हैं आप, मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश में पाटलिपुत्र। अब देखें, इसके साथ साथ कालसी, ये उत्तराखंड में है, यहाँ से अशोक के बृहद शिलालेख मिले हैं। टोपरा से अशोक के बृहद शिलालेख मिले हैं। मेरठ से अशोक के बृहद शिलालेख मिले हैं। बहापुर से इसके अभिलेख मिले हैं। गुर्जरा वही स्थल है जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले और पहली बार इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक आया है। कौशाम्बी, ये कौशाम्बी है। लुम्बिनी आपको पता ही है कि लुम्बिनी रुमिनदेई में अशोक ने एक अभिलेख लिखाया था, जिसमें वह कहता है कि यहाँ पे शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ के लोगों को कर में कुछ छूट दी है। यहाँ के लोगों को से कर जो है 1/8 लिया जाएगा, कुल हिस्से का 1/8 लिया जाएगा, तो कर में छूट की जानकारी देता है। लौरिया अरेराज, लौरिया ये बिहार में है, अरेराज बिहार में है, रामपुरवा बिहार में है। आपने देखा अभी जो आपको मैंने दिखाया, सांड की आकृति बनी हुई है, एक स्तंभ अभिलेख के ऊपर एक सांड की आकृति लगी हुई है, यह रामपुरवा से ही प्राप्त हुआ है। ये अभी जब हम पढ़ रहे थे तो कलिंग आया था और पूछा कि कलिंग कहाँ है, तो कलिंग उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को कलिंग कहते थे। यहाँ 2 जगह हैं जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं, धौली और जौगढ़। कलिंग प्रदेश की राजधानी भी यहाँ, ये पहले राजधानी हुआ करता था, धौली और जौगढ़, बिल्कुल याद रखेंगे, धौली और जौगढ़। यहाँ से अशोक के बृहद शिलालेख मिले हैं। क्लियर हुआ। मस्की ये कर्नाटक में है और यहाँ से भी गुर्जरा और मस्की ये दोनों जगह से अशोक के जो अभिलेख मिले, इसमें अशोक का नाम अशोक दर्शाया गया। अब देखें, ये है सोपारा, ये महाराष्ट्र में है। मस्की कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। येरागुड्डी, ये भी यहाँ से भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो ये सभी अशोक के जहाँ जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं उसको ये दर्शाता है। तो बिल्कुल इस मैप को आप 2 से 3 बार ध्यान देंगे और देखेंगे। आपसे सबसे ज़्यादा एक प्रश्न पूछा जाता है कि तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो याद रखेंगे सिंधु और झेलम नदी। याद रखेंगे तक्षशिला कहाँ है। अब कभी भी आपको मानचित्र में भी दिखाना हो तो दिखा देंगे तक्षशिला कहाँ है। अगर पूछे मनसेहरा कहाँ है, पूछे शहबाजगढ़ी कहाँ है, ये सारी प्लेस आप दर्शाने में सक्षम हो गए। रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये सभी कहाँ है ये दिखा। लुम्बिनी कहाँ है, सारनाथ कहाँ है, यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था। तो आज हम लोगों ने जो है क्लास 6 NCERT का अध्याय 7 पढ़ा। इसमें हमने अशोक के विषय में पढ़ा, ज़्यादातर मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ा, कैसे साम्राज्यों का निर्माण कैसे होता है और किस तरह से साम्राज्य का निर्माण हो रहा है, साम्राज्य और राज्यों में क्या अंतर थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास में पढ़ी। अब NCERT क्लास जो है 6 का जो है 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे, ये अगली क्लास में आएगा। आप बिल्कुल जो भी इससे प्रश्न मैं कर रहा हूँ उसका आंसर देंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप करके पूछें। आपकी समस्या के लिए मैं आपका अधिकतम आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करूँगा। आप अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।